बदकिस्मती इस बात की भी है कि हमारे लोगों ने अलग अलग इलेक्शंस के दौरान पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो चुन लिया, लेकिन वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कम ठेकेदार ज्यादा हैं और वो कहीं पे भी पब्लिक को रिप्रेजेंट करते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो पिक्चर से बाहर हैं और उनकी सियासत महज दंगे और ठेकों तक महदूद है। तो ये हमने सोचा कि क्यों ना जो मुतलका ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, उनसे बात करें, उनको आप सबके सामने लेकर आए, उनको ऑन एयर करें, ताकि इस पॉलिसी में एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट करनी है, फॉर्मेलिटीज क्या क्या है, वो पूरी क्लैरिटी रहे और एक गरीब शख्स को चाहे अलग अलग जगह पर जाके वो फॉर्मेलिटीज इकट्ठी करनी पड़े, लेकिन उसे अवेयरनेस ना होने की वजह से परेशानी ना हो। इसमें जो चेंजिंग लाई गई है, पहले लोगों को एक ऑफिस में फाइल जमा करवानी, फिर दूसरे ऑफिस में फाइल जमा करवानी, फिर उन फाइलों का ट्रैक नहीं रहता था, क्योंकि हमारे ऑफिस में कई बार रिसिप्ट सपोज मेरे ऑफिस से नहीं मिली, टीएसओ के ऑफिस से नहीं मिली, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जगह आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से एफिडेविट लगवा दें और वो भी जो है चल जाएगा। उस एफिडेविट की जगह भी अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का एफिडेविट जो है वो लग जाता है। एक छोटा सा इशू और आ रहा है अभी, जो राशन कार्ड का इशू है। देखें, हमारा जब से नफ्सा लग गया है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो उससे पुराने वाले राशन कार्ड जो हैं वो नहीं चलते। बीपीएल टर्म जो है दैट इज नॉट इन यूज राइट नाउ। तो अभी जो चल रहा है वो प्रियोरिटी हाउस होल्ड और नॉन प्रियोरिटी हाउस होल्ड। तो जिन लोगों के राशन कार्ड पीएचएच वाले हैं, प्रियोरिटी हाउस, उनको ई टिकट की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना पीएचएच वाला राशन कार्ड लगाएं तो दैट इज सफिशिएंट। अब जिसका राशन कार्ड बीपीएल लिखा हुआ है, एवाई और पीएचएच दोनों सेम है, उसको कोई नया करने की जरूरत नहीं है। बीपीएल वाला जो राशन कार्ड है वो अभी भी थोड़ी देर पहले एडी साहब से मेरी बात हो रही थी, तो वो जिसका बीपीएल राशन कार्ड है वो अपनी ई टिकट जनरेट, एप्लीकेंट की फाइल कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी कुछ लोग बेवजह सोशल वेलफेयर ऑफिस में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पुरानी आदत है कि हमने फाइल जाके दफ्तर में जमा करवानी है। जिन लोगों ने अपनी फाइल कंप्लीट करवा ली, उनकी फॉर्मेलिटीज, उनके कागजात मुकम्मल हैं, फिर उन्हें अप्लाई किस तरह से करना है। जम्मू और कश्मीर हुकूमत की तरफ से इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम की शुरुआत की गई है। आसान अल्फाज में अगर इसकी बात करें तो जिन लोगों को सोशल वेलफेयर महकमा की तरफ से माहाना पेंशन दी जाती थी, वो जो पहले की पूरी पॉलिसी थी उसको आप कहें बंद कर दिया गया है या उसमें तब्दीली लाई गई है और एक नई पॉलिसी हुकूमत लेके आई है और इस पॉलिसी का नाम है इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। मकसद ये है कि पहले अगर कहीं पे किसी शख्स की गलत पेंशन लगी, या फिर हम और आसान अल्फाज में कहें तो महज एक वेरिफिकेशन एक मकसद था, और वेरिफिकेशन के साथ साथ महकमे ने यह कहा या हुकूमत ने यह कहा कि हम नए सिरे से पूरा अमल कर लेते हैं ताकि असल बेनिफिशरीज इस जुमरे में आए और उन्हें एक प्रॉपर तरीके के साथ ऑनलाइन मोड में पेंशन दी जाए। अब चूंकि पेंशन लेने वाले जो ज्यादातर फैक्चुअल बेनिफिशरीज हैं, जो असल लोग हैं, वो गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, जिस्मानी तौर पर माजूर स्पेशली एबल्ड लोग हैं या फिर विडो वुमेन हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस सबसे बड़ी दिक्कत है और इसी की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है फॉर्मेलिटीज इकट्ठी करने में। बहुत कम लोग इस चीज को मानेंगे कि रोजाना मुझे कम से कम 30 से 40 ऐसे कॉल्स आते हैं अनजान लोगों के, जो कहीं से नंबर इकट्ठा करते हैं और फिर यही पूछते हैं कि हमें ये फॉर्मेलिटी कैसे मिलेगी, ये फॉर्मेलिटी कैसे मिलेगी, कब, कैसे, कहां किया जाए। हमने सोचा कि क्यों ना जो मुतलका ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, उनसे बात करें, उनको आप सबके सामने लेकर आए, उनको ऑन एयर करें, ताकि इस पॉलिसी में एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट करनी है, फॉर्मेलिटीज क्या क्या है, वो पूरी क्लैरिटी रहे और एक गरीब शख्स को चाहे अलग अलग जगह पर जाके वो फॉर्मेलिटीज इकट्ठी करनी पड़े, लेकिन उसे अवेयरनेस ना होने की वजह से परेशानी ना हो। और मीडिया का ये एक अहम रोल भी है कि जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं और जो एक कॉमन मैन है उसके बीच पुल का काम करना। इसी मकसद से मैंने आज डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर राजौरी वकील भट्ट साहब से कुछ वक्त मांगा और इन्होंने हमें ये अपना कीमती वक्त दिया है। सर शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैंने कोशिश की इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम को एक आसान अल्फाज में बयां करने की। आप क्योंकि टेक्निकल हैं, फील्ड आपका है, इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम आखिर है क्या, और जो पहले से स्कीम थी जिसमें पेंशन दी जा रही थी उसमें और इसमें क्या फर्क है? सबसे पहले तो मैं आपका थैंकफुल हूँ और मुझे लगता है इट वाज नीड ऑफ और एटलीस्ट इस स्टेज पे बड़ा ज़रूरी है कि लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाए कि एक्चुअल पहले क्या था, अब क्या है और ये ऐसा क्यों हो रहा है।
बेसिकली इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम पहले से चल रही है। उसका जो बेसिक एम था वो यही था कि जो डाउन ट्रोडन स्ट्रेटा है सोसाइटी का, जिसको एक हेल्पिंग हैंड की फाइनेंशियल एड की ज़रूरत है, उसको फाइनेंशियल एड दी जाती थी। रेट ऑफ इसमें 3 सब कैटेगरीज हैं। विडो पेंशन थी, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए पेंशन थी और ओल्ड एज कैटेगरी में पेंशन थी। तो हर एक का रेट जो है वो यूनिफॉर्म है, 1000 रुपीज़। पहले वाली स्कीम में कुछ एक प्रॉब्लम्स थी जो बेनिफिशरीज के हित में नहीं थी, उनको दूर करने के लिए इसको रिवाइज किया गया है। अभी लोगों में शायद इस चीज़ का इतना अवेयरनेस नहीं है कि ये स्कीम जो हम रिवाइज लेके आए हैं ये लोगों के बेनिफिट के लिए लाए हैं। पहले वाली स्कीम में जैसे ये था कि विडो की अगर एज 40 ईयर से लेस थी तो शी वॉज नॉट एंटाइटल्ड। उसमें एक गाइडलाइन यही थी कि विडो जो है 40 ईयर से अबो ही वो एंटाइटल्ड होगी पेंशन के लिए। और उसके तहत बहुत सारे विडोज़ हमारी ऐसी थी जिनको हम ये असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। अब वाली स्कीम में वो चीज़ पहले हट गई है कि विडो कोई भी जो है लीगली मैरिजेबल एज जो है 18 प्लस से अगर वो किसी भी एज में विडो हो जाती है तो शी इज़ एंटाइटल्ड फॉर पेंशन। दूसरा ये था कि डिसेबल कैटेगरी में हमारे बहुत सारे स्पेशली एबल्ड ऐसे लोग हैं जिनके राशन कार्ड बीपीएल नहीं बने हुए हैं, उनकी फैमिली में कोई एम्प्लॉय नहीं है, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं एपीएल के ज़ुमरे में आगे हैं, नॉन प्रियरिटी हाउस होल्ड के ज़ुमरे में आगे थे, तो वो भी एलिजिबल नहीं थे। तो अब वो वाली बार भी हटा दी गई है कि अगर स्पेशली एबल्ड पर्सन अगर नॉन प्रियरिटी हाउस होल्ड में भी है, इवन देन ही इज एलिजिबल, बस जस्ट वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर उसके पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और एनपीएचएच ही है तब भी वो पेंशन लेने के लिए एंटाइटल है। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक इसमें जो चेंजिंग लाई गई है, पहले लोगों को एक ऑफिस में फ़ाइल जमा करवानी, फिर दूसरे ऑफिस में फ़ाइल जमा करवानी, फिर उन फाइलों का ट्रैक नहीं रहता था क्योंकि हमारे ऑफिस में कई बार रिसिप्ट सपोज मेरे ऑफिस से नहीं मिली, टीएसओ के ऑफिस से नहीं मिली, तो आंसरेबल और अकाउंटेबिलिटी बड़ी कम थी। अब चूंकि बंदा खुद ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है, उसकी रिसिप्ट जनरेट हो रही है, तो वी आर आंसरेबल। बंदे ने फॉर्म अप्लाई किया, एज पर गाइडलाइन 15 दिन के अंदर टीएसओ को डिस्पोज ऑफ करना है। टीएसओ 15 दिन में या तो उसकी फाइल को एक्सेप्ट करेगा, अगर कोई फॉर्मेलिटी कम हुई है तो वो उसको डेफिसिट मार्क करके वापस भेजेगा उसके पास, बट विद इन 15 डेज उसको जो है उस पर काम करना है। ऐसे जब टीएसओ फॉरवर्ड करके मेरे एंड पे भेजेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो आई एम आल्सो बाउंड कि मैं 15 दिन के अंदर अंदर उस फॉर्म को इसी तरीके से डिस्पोज ऑफ करूं एज पर द मेरिट। तो ये एक बड़ी बात है। उसके अलावा एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं कि अब फाइल पे जो काम हो रहा है वो बेनिफिशियरी को पता चल रहा है। अगर तहसील सोशल वेलफेयर अफसर बेनिफिशियरी की फाइल को मेरे एंड पे फॉरवर्ड कर रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बेनिफिशियरी को मैसेज चला जाता है कि आपकी फाइल L1 लेवल से दूसरे लेवल पे चली गई है। अगर वो उसमें कुछ डेफिशिएंसी मार्क करके फाइल को वापस भेज रहा है तो बंदे के उसमें फिर भी एसएमएस आ रहा है उसके मेल पे, उसके फ़ोन नंबर पे, ये वो आपकी फाइल में ये वाली कमी है तो इसको पूरा कीजिए। तो आप किसी दफ्तर में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी ऑफिसर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, घर बैठे आप अपने मोबाइल से भी डॉक्यूमेंट अपलोड करके फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हर आदमी लोगों के घरों में इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर हमारे ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन जो लोग हैं अगर वो खुद यूज़ नहीं करते हैं, बट मुझे नहीं लगता ऐसी कोई फैमिली है कि जिनके घर में आज एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है और इंटरनेट का यूज़ नहीं हो रहा है। तो हर बंदा इंटरनेट का यूज़ करता है, हर बंदे के पास एक्सेस है, वो अपने घर से बैठ के फॉर्म भरेगा और ही और शी कैन अवेल दिस बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। अब जहाँ तक बात रही कि डॉक्यूमेंट, कुछ लोगों की अप्रीहेंशन है कि डॉक्यूमेंट ज़्यादा मांग रहे हैं और फॉर्मेलिटी ज़्यादा है। फॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं है, पहले भी हम लोग आधार कार्ड आपका लेते थे, पहले भी राशन कार्ड लेते थे, पहले भी बैंक की कॉपी लेते थे, पहले फ़ोटो लगता था साथ में, फॉर्म पहले भी लगता था, और वही चीज़ें हैं सारी की सारी। सिंपली 2 चीज़ें ऐड की गई हैं और वो भी लोगों के बेनिफिट को लेके की गई हैं। अदरवाइज़ उनकी भी कोई मतलब गवर्नमेंट का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि किसी आदमी को तंग किया जाए। वो इसलिए जैसे हमने एज सर्टिफिकेट ऐड किया, अब ज़रूरत कहाँ पड़ी एज सर्टिफिकेट को। पहले हम लेते थे आधार को लेते थे एज एज प्रूफ। आपके पास भी बहुत सारे लोग आए होंगे, आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे जिनके आधार पे एक्चुअल एज मोर देन 60 है, बट आधार पे गलत लिखी गई है, कहीं 45 लिखी गई है, कहीं 50 लिखी गई है। तो अब जब हम आधार को एक बेस बनाते थे तो वो लोग उस ज़मरे से बाहर हो जाते थे। फिर आधार की करेक्शन करवाना भी एक प्रोसेस है, अलग से आधार में आपने करेक्शन करवानी है, सारे डॉक्यूमेंट देने। तो अब हम आधार एक डॉक्यूमेंट है, साथ में हमने एज सर्टिफिकेट को लगा दिया है कि डॉक्टर से आप एज सर्टिफिकेट लेके आए। ऐसे ही दूसरा एफिडेविट की बात थी कि एक अंडरटेकिंग लगना था जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लगना था। अब कल से तो वो भी गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जगह आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से एफिडेविट लगवा दें और वो भी जो है
चल जाएगा, उस एफिडेविट की जगह भी अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का एफिडेविट जो है वो लग जाता है। अब अगर हम गिन के बात करें कि 5 या 6 डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, उनमें से 80% डॉक्यूमेंट तो हर बंदे के घर में अवेलेबल है। राशन कार्ड हर बंदे के घर में है, आधार कार्ड आपके घर में है, आपकी बैंक की कॉपी आपके घर में है, आधार सीडिंग आप लोगों ने पहले करवाई है, जिनने नहीं करवाई है तो बैंक ब्रांच में जाके आप इमीडिएटली करवा सकते हैं। बचता है एक एफिडेविट और एक बचता है आपका एज सर्टिफिकेट। अगर हम टुवर्ड राजौरी डिस्ट्रिक्ट की स्पेसिफिकली बात करें, डीसी साहब ने बड़े माइन्यूटली इस चीज़ को पहले से वो मॉनिटर कर रहे हैं, और जैसे ये स्कीम लागू हुई थी जिस दिन, उसके नेक्स्ट डे ही हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग कर ली थी, और जितने भी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स हैं उन सबको ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि एज सर्टिफिकेट के लिए आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मत भेजें, ब्लॉक्स में ही जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हमने आर्थो के डॉक्टर्स भी बैठवाए हैं, वहाँ के डेंटिस्ट भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उन लोगों को सपोज मंजाकोट का बंदा है तो उसको राजौरी आने की जरूरत नहीं है, उसको मंजाकोट से मिल जाएगा। दरहाल में सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, थन्ना मंडी में इशू हो रहे हैं, नौशहरा, सुंदरबानी, कालाकोट, कोटरंका, तो ये जितनी भी सब डिवीजन हैं हमारी, उनमें ये सर्टिफिकेट्स इशू हो रहे हैं। तो लोगों को इधर आने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक दिन में वो, और हेल्थ डिपार्टमेंट वाले कॉपरेट भी कर रहे हैं बड़ा। इनफैक्ट जो पीछे एक रिव्यू मीटिंग भी डीसी साहब ने ली और उसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है कि मुझे लगता है कि इन पिछले 8-10 दिनों में ही मोर देन 50% जो है वो कवरेज हो गया है। अब बाकी जैसे पहले एफिडेविट की बात थी तो हमारे ऑलमोस्ट सब डिविजन्स पे ऑनरेबल जजेस जो हैं वो स्टेशन हैं। सिर्फ दरहाल को लेके एक इशू था कि दरहाल में क्योंकि मुंसिफ साहब नहीं बैठते हैं, कोई वहाँ पे कोर्ट नहीं है, तो वो भी डीसी साहब की इंस्ट्रक्शंस पे इन कोलैबोरेशन विद हमारे सोशल वेलफेयर और जुडिशरी के डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमने परसों एक वहाँ कैंप करवा दिया था। जो थन्ना मंडी में हमारे मजिस्ट्रेट बैठते हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट, उनको रिक्वेस्ट करके हमने एक दिन, ही वॉज काइंड एनफ कि उन्होंने एक दिन दरहाल में कैंप किया और लोगों को वो अपने जो उनके एफिडेविट्स थे वो भी इशू किए। तो अब खैर वो वाला प्रोसेस उसकी ज़रूरत नहीं है, नायब तहसीलदार हर जगह पे अवेलेबल हैं, आप नायब तहसीलदार से वो भरवा के अपना एफिडेविट बनवा के तो फॉर्म भरवा सकते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो भी पॉलिसी है ये बेनिफिशरी ओरिएंटेड है। जितने भी इसमें चेंजेस लाई गई वो सब बेनिफिशरी की उसकी एक बेनिफिट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवरेज करने के लिए आई। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू मैं जहाँ बताना चाहूँगा कि पहले पेंशन को लेके रहता था कि एक नंबर अलॉट होता था कि सपोज इस साल डिस्ट्रिक्ट में 1000 नई पेंशन सेंक्शन होनी है, इस साल 2000 नई पेंशन सेंक्शन होनी है। तो ऑलरेडी पिछले 6 महीने में हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सैचुरेशन लाएंगे, तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमने सैचुरेशन ले भी आए हैं इन पेंशन को लेके। तो अभी वो वाला कोई प्रोसेस नहीं रहेगा कि आप हमने 100 फॉर्म ही केसेस सेंक्शन करने हैं। इस स्कीम के आते ये भी रहेगा कि ऑनलाइन एज एंड व्हेन फॉर्म आता जाएगा हम लोगों की नई सेंक्शन साथ साथ करते जाएंगे। तो वो वाली जो एक डिफ़िकल्टी थी लोगों को कि सेंक्शन है कि नहीं है, तो वो उससे भी इस स्कीम के चलते वो वाली प्रॉब्लम भी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो मैं जस्ट आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही अपील करूँगा कि इसको एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से सोचें। ये हर एक जो भी चेंजेस डिपार्टमेंट ने लाई हैं वो लोगों के बेनिफिट के लिए है। चाहे वो आधार कार्ड वाली प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई है, विडो की एज वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई है, स्पेशली एबल्ड पर्सनस की राशन कार्ड की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। एक छोटा सा इशू और आ रहा है अभी जो राशन कार्ड का इशू है। देखें हमारा जब से नफ्सा लग गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो उससे पुराने वाले राशन कार्ड जो हैं वो नहीं चलते। बीपीएल टर्म जो है दैट इज़ नॉट इन यूज राइट नाउ। तो अभी जो चल रहा है वो प्रियोरिटी हाउस होल्ड और नॉन प्रियोरिटी हाउस होल्ड। तो जिन लोगों के राशन कार्ड पीएचएच वाले हैं, प्रियोरिटी हाउस, उनको ई टिकट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना पीएचएच वाला राशन कार्ड लगाएं तो दैट इज़ सफिशिएंट। अब जिसका राशन कार्ड बीपीएल लिखा हुआ है, एवाई और पीएचएच दोनों सेम है, उसको कोई नया करने की ज़रूरत नहीं है। बीपीएल वाला जो राशन कार्ड है वो अभी भी थोड़ी देर पहले एडी साहब से मेरी बात हो रही थी, तो वो जिसका बीपीएल राशन कार्ड है वो अपनी ई टिकट जनरेट कर ले, ऑनलाइन भी जनरेट हो जाती है, नहीं तो वो टीएसओ ऑफिस में जाके वहाँ से भी वो ई टिकट जनरेट कर सकते हैं। तो वो भी कोई इतना बड़ी कोई कम्बरसम प्रोसेस नहीं है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा या ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी। हेल्थ डिपार्टमेंट का जो एज सर्टिफिकेट है उसको हम पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, और मैं अभी भी सीएमओ ऑफिस से होके आया हूँ। डेली बेस पे मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट में 1000 से 1500 के करीब जो है वो सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं। बीएमओ कंडी पिछले 15 दिनों से फील्ड में अलग अलग जगहों पे कैंप कर रहे हैं। ऐसे ही बाकी ब्लॉक्स में, मंजाकोट में भी अगर देखा जाए या बाकी जितने नौशहरा सुंदरबनी में, तो सारे ब्लॉक्स में सर्टिफिकेट्स अच्छे से इशू हो रहे हैं। जस्ट आप लोग जो एलिजिबल लोग हैं वो फॉर्म भरिए जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोग
एक बार फिर से जो है आपकी इसमें कवरेज हो जाए और एंटाइटल हो जाए इसके। सर, दो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको लेकर लोगों में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है। पहले तो एफिडेविट में सिर्फ लोगों को परेशानी थोड़ी बहुत आ रही थी क्योंकि रश था ज़्यादा। अब तो वो भी आसान कर दिया महकमे ने, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी अब इशू कर पाएंगे एफिडेविट्स। एक तो जो आपने राशन कार्ड कहा, उसका यही मतलब है कि जिसके राशन कार्ड पे, चाहे उसके पास राशन कार्ड की कॉपी है, उस पे अगर NPHH या PHH या AYY का मार्क है तो वो एक्सेप्ट होगा। वो अगर किसी के राशन कार्ड पे BPL, APL या अन्नपूर्णा, वो जो पुरानी टर्म थी, वो लिखा हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। उसको नए सिरे से टिकट जनरेट करनी है। दूसरा, जो बैंक से आधार सीडिंग है, आपको सिंपल एक फॉर्म लेना है, आपको बैंक में जाना है, आधार कॉपी साथ लगानी है। अगर आपका अकाउंट KYC प्रॉपर हुआ है, मतलब आपने आधार कार्ड बैंक में दे रखा है, तो वो आपको स्टैंप लगा के देंगे कि हाँ ये अकाउंट आधार वेरीफाइड है। बस वही चाहिए, उसके अलावा कोई और फॉर्मेलिटी नथिंग। उसके अलावा कोई आधार सीडिंग की भी अगर हम बात करें, देखो मैक्सिमम बेनिफिशियरी हमारे जो है वो KYC आधार सीडेड है उनके अकाउंट। जस्ट आपको बैंक जाना है और उनको एक सर्टिफाई करवाना है कि हाँ ये अकाउंट हमारा आधार सीडेड है और इसी पे पेंशन दर है। एफिडेविट का तो अब बड़ा इजी हो गया। नायब तहसीलदार हमारे ऑलमोस्ट डाउन द लाइन, आप इस चीज़ से वाकफ़ हैं कि बहुत सारी नई नियाबतें बनी हैं और अब मुझे नहीं लगता कोई भी नियाबत किसी भी एरिया में 2 या 3 किलोमीटर के डिस्टेंस से ज़्यादा है, तो वहाँ को इतना रश भी नहीं है। जब आप डाउन द लाइन चले जाएंगे तो नियाबतों में उतना रश नहीं है, तो एफिडेविट आप आराम से आसानी से वहाँ से बना सकते हैं। तो कोई मुझे नहीं लगता कि अब कोई इतना बड़ा डॉक्यूमेंट रह गया कि जिसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। UDID कार्ड्स हैं, यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड्स। पहले पेंशन में जो मैनुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू हुए थे उनको भी हम लोग कंसीडर कर लेते थे, लेकिन अब चूंकि UDID अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रॉपर एक पोर्टल है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो इशू होता है, उसके लिए भी हम लोगों ने मतलब आई एम थैंकफुल DC साहब, CMO साहब ने यहाँ मिलकर बड़ा अच्छा उसको चला रहे हैं। जिन लोगों के पुराने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं, अगर वो मैनुअल बने हुए हैं, वो अप्लाई करें ऑनलाइन, उनको हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। अगर वो जेन्युइन होगा, पहले उसका प्रॉपरली बोर्ड हुआ है, तो नया UDID कार्ड उसका जनरेट होकर हम उसको भेज देंगे। तो जिन लोगों का नए से बनना है वो अप्लाई करें। बोर्ड पहले हफ्ते में एक ही दिन बैठता था, मेडिकल बोर्ड हमारे जो मेडिकल कॉलेज में, उसको भी बढ़ा के 2 दिन कर दिया गया। अब सैटरडे को भी कुछ डॉक्टर्स हमारे बैठते हैं और वेडनेसडे तो है ही है, तो 1 दिन के बजाय 2 दिन कर दिया गया, इसीलिए कि ताकि जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना आए, उनको कोई परेशानी ना आए। अगर किसी आदमी को फिर भी किसी चीज़ की इसमें किसी किस्म की हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, तो हमारा ऑफिस हमारे तहसील लेवल पे तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स जो है वो अवेलेबल हैं। मेरा पर्सनल नंबर भी है 9419196825 94-191-96-825। इस पर आप पूछ सकते हैं किसी भी टाइम पे। आई होप कि ये स्कीम जो है ये मैक्सिमम, अगर कोई पहले कोई बंदा छूट भी गया था तो हम उन सब लोगों को कवर करके 100% सैचुरेशन जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट में लाएंगे। सर, किसी एप्लीकेंट की फाइल कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी कुछ लोग बेवजह सोशल वेलफेयर ऑफिस में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पुरानी आदत है कि हमने फाइल जाके दफ्तर में जमा करवानी है। जिन लोगों ने अपनी फाइल कंप्लीट करवा ली, उनकी फॉर्मेलिटीज, उनके कागजात मुकम्मल हैं, फिर उन्हें अप्लाई किस तरह से करना है? देखो, अगर तो दफ्तर में आने वाली बात होती तो फिर ये इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। इसी चीज को आपको दफ्तरों के चक्कर बंद करवाने के लिए ही स्कीम लाई गई है। आपको दफ्तर आने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे सारे के सारे, आपने जन सुगम करके ऐप है, jansugam.jk.gov.in, उस पर लॉग इन करना है और अपना अकाउंट क्रिएट करके अपने फॉर्म अप्लाई करके अपने घर बैठ जाना है। हमें कोई कागज देने की जरूरत नहीं है। जो लोग खुद नहीं कर सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स जो है हमारे खिदमत सेंटर्स जो JK बैंक के हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन है और UT लेवल पे भी उनको जो है LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये इंस्ट्रक्शन है कि हमारे जो पेंशनर्स हैं उनको फैसिलिटेट करें। वो आपका फॉर्म भर देंगे वहाँ से। अगर कहीं खिदमत सेंटर अवेलेबल नहीं है, किसी कंप्यूटर की दुकान से आप फॉर्म भरवा सकते हैं। तो गर्ज कहने की मकसद ये है कि आपको ना तो कोई कागज़ किसी दफ्तर में जमा करवाना है, ना किसी दफ्तर में आने की ज़रूरत है। आपको सिंपली अप्लाई करके अपनी जो रिसीट जनरेट होगी वो एज डॉक्यूमेंट आप अपने पास रख लें। आपके डॉक्यूमेंट्स आपके घर में ही रहेंगे। आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो वो ऑटोमेटिकली दैट इज रिकॉर्ड ऑफ योर फाइल। और जब पेंशन किसी को सेंक्शन होगी तो उसका बजाता एक सेंक्शन आर्डर जनरेट होता है। वो आप सेंक्शन आर्डर भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पहले पेंशन लगती थी, लोगों को पता नहीं होता था कि किसकी पेंशन लगी है किसकी नहीं लगी है। तो अब एक सेंक्शन लेटर जनरेट होता है, उसमें प्रॉपर एक फॉर्मेट है। तो जैसे आपकी पेंशन सेंक्शन होगी डायरेक्टर ऑफिस से, तो आपको अपना सेंक्शन लेटर जो है वो भी जनरेट कर सकते हैं। वो आपके पास एज अ डॉक्यूमेंट रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग दफ्तरों के चक्कर बिल्कुल मत काटिए
किसी तहसील सोशल वेलफेयर अफसर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली 2 चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा कि जो आप ईमेल आईडी अपने फॉर्म भरते समय लगाते हो और जो फ़ोन नंबर लगाते हो, वो अक्सर लोग दुकानदार का फ़ोन नंबर लगा देते हैं। जिस कंप्यूटर वाले की दुकान से या जिस खिदमत सेंटर से आपने फॉर्म भरा होता है, तो वो उसका फ़ोन नंबर होता है। तो जो भी यहाँ से कम्युनिकेशन जाता है वो उसी नंबर पे जाता है और आपको पता नहीं चलता है। तो अगर आप अपना नंबर भरेंगे, अगर कोई बुजुर्ग लोग जो फ़ोन मोबाइल नहीं चलाते हैं या मैसेज नहीं पढ़ सकते हैं, तो एटलीस्ट अपने बेटे का नंबर भरिए, अपने घर के किसी ऐसे सदस्य का नंबर भरिए जो मोबाइल पे जिसको टेक्स्ट मैसेज या जिसको मेल अगर आए तो वो पढ़ सके, ताकि जो भी आपके फॉर्म पे जो कार्रवाई होगी उसका जो भी इंटीमेशन आपके लेवल तक पहुंच सके। अब सपोज किसी बंदे ने फॉर्म अप्लाई कर दिया और उसको कोई ऑब्जेक्शन लगवा दिया, मैंने सपोज मेरे टीएसओ ने उसको ऑब्जेक्शन लगवा दिया, उसका ई टिकट प्रॉपर नहीं थी या कुछ और कोई डॉक्यूमेंट्स में जिसमें क्लैरिफिकेशन उसको चाहिए, वो फॉर्म जब वापस करेगा तो आपके उस पर एक एसएमएस आना है मोबाइल नंबर पे और साथ में जो आपने मेल दिया उसमें मेल भी आ जाता है। अब अगर मेल आपका अपना पर्सनल होगा, मोबाइल नंबर आपके किसी घर के बंदे का या आपका पर्सनल होगा, तो आपको पता चल पाएगा। तो अगर आपने कंप्यूटर वाले बंदे का भरा होगा नंबर और मेल उसका, तो उसको जो मेल जाएगी वो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपका फॉर्म प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए आप जो फ़ोन नंबर भर रहे हैं उस पर जो मेल भर रहे हैं, एटलीस्ट अगर मेल लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं बट मोबाइल नंबर तो हर किसी के पास है, तो अपने घर के किसी बंदे का मोबाइल नंबर उस फॉर्म पे भरिए ताकि आपको पता चल सके कि आपका फॉर्म किस लेवल पे है प्रोसेसिंग में। शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ थे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर राजौरी वकील भट्ट साहब। इनसे बात करके इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाने का मकसद यही था कि रोजाना हमारे बुजुर्ग, फिजिकली स्पेशली एबल्ड या फिर जो हमारी विडो वुमन है, उन्हें लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़े। 90% कागजात आपके पास पहले से मौजूद हैं, 3 कागज आपको नए सिरे से इकट्ठे करने हैं। हालांकि वो भी ज्यादातर लोगों के पास है, लेकिन हमने ये देखा कि कुछ एक लोगों के पास डोमिसाइल नहीं है। आप डोमिसाइल बनवा लें, वो भी एक टाइम बाउंड प्रोसेस है। पब्लिक जो सर्विसेज गारंटी एक्ट है उसमें उसका टाइम फ्रेम में आपको डोमिसाइल दिया जाएगा। आपके पास अगर डिसेबिलिटी से जुड़े हुए जो भी जरूरी कागजात है वो हैं तो आप उन्हें नए सिरे से भी बनवा सकते हैं। जो एक यूडीआईडी कार्ड बनता है वो बनवा लें। और उसके अलावा अगर आपके पास पहले से हैं तो और अच्छा। और तीसरा एक एफिडेविट तैयार करना, अब तो वो भी आसान हो गया क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने तैयार करना है। बाकी चीजें आपके पास हैं, अप्लाई कीजिए और इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम से फायदा उठाएं। और मेरा मकसद ये आपके सामने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर से बात करने का ये था कि आपको जानकारी सटीक होनी चाहिए और जब आप सुबह अपने घर से निकले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके हाथ में कौन सा कागज है, उस पर स्टैंप कहां से लगनी है, कौन सा कागज नहीं है और वो कैसे तैयार होगा। और बदकिस्मती इस बात की भी है कि हमारे लोगों ने अलग अलग इलेक्शंस के दौरान पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो चुन लिया, लेकिन वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कम ठेकेदार ज्यादा हैं और वो कहीं पे भी पब्लिक को रिप्रेजेंट करते नजर नहीं आ रहे। हालांकि ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्हें कि लोगों ने वोट देके आगे चुना था, कि आज वो इन लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस देने के मकसद से सामने आते और अब कम से कम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े होकर लोगों को बताते, रास्ता दिखाते कि क्या चीज कैसे करनी है। क्योंकि वो पिक्चर से बाहर हैं और उनकी सियासत महज डंगे और ठेकों तक महदूद है, तो ये फिर जिम्मेवारी हमारी रही। हम अपनी जिम्मेवारी को बाखूबी निभा रहे हैं और कोशिश करेंगे आगे भी निभाएंगे। मेरा फोन नंबर भी ज्यादातर लोगों के पास है, इस फेसबुक पेज पे भी आपके सामने मेरा फोन नंबर है। किसी भी वक्त आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि 24 घंटे आपकी कॉल्स का जवाब देके आपको बताएं कि इस स्कीम में इनरोलमेंट के लिए आपको किस तरह के प्रोसेस से होकर गुजरना है। और 2 से 3 दिन की मेहनत के बाद आप हुकूमत की तरफ से शुरू की गई इस स्कीम का पूरा फायदा उठा सकते हैं। शुक्रिया।